हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो टॉपिक है कि अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है, आप एक नई बहू हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और खरमास ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिन में शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सी बहुएं होंगी जो सोच रही होंगी कि ससुराल जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, पता नहीं लोग कैसे होंगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिन टिप्स को अगर आप चालाकी के साथ फॉलो करते हैं तो आपके ससुराल में सब कोई बिल्कुल रहने वाला है राइट टाइम, यानी कि पूरा ससुराल चलेगा आपके हिसाब से। और बस यही तो चाहती है हर एक बहू। तो मैं आज आपको जो टिप्स दूंगी बहुत ही काम के हैं, सो वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर वॉच करिएगा अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, क्योंकि ये टिप्स ना आपके बहुत काम आएंगे। और सच में आपकी पूरी जर्नी ससुराल की ना इतनी कंफर्टेबल हो जाएगी, सब चीज़ें बहुत हद तक आपके हिसाब से चलेंगी, पूरा ससुराल बिल्कुल राइट टाइम रहेगा। तो चलिए इन टिप्स को, वो टिप्स क्या हैं वो हम देखते हैं चल के। तो मेरी पहली टिप ये है कि आपको ससुराल में जाते ही बहुत ही मीठी वाणी में और मधुर स्वर में प्यार से बात करना है। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी ससुराल जाते ही तुनक के नहीं बात करनी है, आपको बहुत प्यार से सबसे बात करनी है, धीमे स्वर में बात करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है। क्योंकि मीठी बातें तो हम सभी को पसंद होती हैं, आपको भी पसंद होंगी। आप भी यही चाहती होंगी कि जब आप ससुराल जाएं तो आपकी चाहे सास हो या नंद हो या देवरानी जेठानी जो भी हो, वो सभी लोग आपसे बहुत प्यार से बात करें। तो सबसे पहली टिप मेरी यही है कि ससुराल जाके आपको बहुत ही मीठी वाणी में और प्यार से सभी से बात करनी है। आपको बिल्कुल भी किसी को तुनक करके जवाब किसी चीज़ का नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ही तेज़ हूँ, बहुत ओवर स्मार्ट हूँ और मैं ससुराल जाते ही सबको ऐसे ऐसे जवाब दूंगी, ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी कि लोगों की बोलतियाँ बंद हो जाएंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है ससुराल में जाके। और आप ससुराल में जाते ही ना वहाँ का पूरा माहौल अपने खिलाफ कर लेंगी। तो ये गलती तो आपको भूल के भी नहीं करनी है। और यही आपकी पहली चालाकी है। एक चालाक बहू होने की यही निशानी है कि आपको अपने लिए निगेटिव माहौल वहाँ तैयार नहीं करना है, आपको अपने लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पे तैयार करना है। और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करने का पहला स्टेप यही है, सबसे पहली चालाकी यही है कि आपको किसी को भी वहाँ पे तुनक के जवाब नहीं देना है, उल्टी बातें नहीं करनी है। आपको बहुत ही मीठा मीठा और प्यारा प्यारा बोलना है वहाँ पर, ये क्योंकि ये आपके इम्प्रेशन को ना बहुत अच्छा बनाएगा वहाँ पे। जबकि आप वहाँ नई नई शादी करके गई हैं तो आपके स्वभाव के बारे में वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो मेरी मानिए, आपके बारे में कोई भी निगेटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पे अभी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग खुशी खुशी मन से, जब नई बहू आती है तो सभी लोग खुश होते हैं और सभी कुछ उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन हम अपने जाने के बाद वहाँ के लोगों से जिस तरीके से बातें करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसी के हिसाब से लोगों के मन में हमारे लिए धारणाएं बनती जाती हैं। तो अगर आप जाते ही सबसे प्यारा प्यारा बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, तो फिर आपके लिए एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनेगा लोगों के मन में। लेकिन अगर आप उल्टी बातें करते हैं, लोगों को जवाब देते हैं, तो आप जाते ही अपने लिए एक बहुत ही निगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर लेंगे, निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेंगे। और फिर उसके बाद शायद आप बहुत कोशिश करती रहें, सॉरी, इसके बाद शायद आप बहुत कोशिश करते रहें लोगों से अच्छा व्यवहार करने की, फिर भी लोग आपके उस पहले व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी टिप मेरी ये है कि अगर आपको ससुराल में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो भी आपको उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि शादी के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें दोनों ही पक्ष से ऐसी ऐसी होती हैं जो कि वैसे तो सभी अपने हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें शादी की सभी रस्मों से लेकर के पूरी शादी तक में ऐसी होती हैं जो लड़के वालों की लड़की वालों को नहीं पसंद आती हैं, और बहुत सी चीज़ें लड़की वालों की ऐसी होती हैं जो लड़के वालों को पसंद नहीं आती हैं। इसमें ये हो सकता है कि आपके यहाँ कैसे खाना बनाया गया और उनको कैसे खिलाया गया, ये हो सकता है कि आपके यहाँ से कैसा सामान आया या उनके यहाँ से कैसा सामान आया। तो आपको भी
बहू होने के तौर पे हो सकता हो आपको जो भी चीज़ें वहाँ मिली हैं या आप जब वहाँ उतर के गई हैं तो जो भी चीज़ें हुई हों, आपको हो सकता हो वो सब चीज़ें पसंद ना आई हों। एंड आपके ससुराल में भी हो सकता हो आपके यहाँ से जो चीज़ें गई हों, जो भी रस्म रिवाज हुई हों या किसी ने किसी से कुछ कहा हो, बोला हो, वो सब कुछ चीज़ें आपके ससुराल वालों को भी ना पसंद आई हों। तो पहले तो आपको कोई अपना निगेटिव इम्प्रेशन नहीं देना है वहाँ की किसी भी चीज़ पे, किसी भी रस्म पे, किसी भी रिवाज पे या फिर किसी भी सामान पे। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आ रहा है तो भी उस टाइम पे आपको बड़े ही सब्र का परिचय देना है और बड़े ही पेशेंस के साथ आपको बहुत अच्छे से और खुशी मन से वहाँ पे रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बातें कहने के लिए पूरी लाइफ बची है। आपको इस वक्त पे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो आपके यहाँ ऐसा हुआ, आपके यहाँ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ ऐसा हुआ, आपके यहाँ से किसी ने ऐसा कहा या ऐसा सामान दिया, हमारे यहाँ से ऐसा सामान हुआ। ये सब चीज़ें बहू के तौर पे आपको तो बिल्कुल भी नहीं कहनी है, क्योंकि बहुत सी बहुओं की ये आदत होती है ना कि ससुराल में पहुंचते ही पहुंचते वो अपनी हिसाब किताब की डायरी खोल के बैठ जाती हैं कि आपके यहाँ से तो इतने बाराती आने थे, हमारे यहाँ से इतने आया, हमारे इतने मतलब कि इतना इंतज़ाम हुआ था, हमारे यहाँ सब कुछ वेस्ट हो गया, या फिर हमारे यहाँ से ऐसे कपड़े आए थे और आपके घर से ऐसे कपड़े आए हैं, ऐसे जेवर हमारे यहाँ तो पहने जाते हैं, आपके यहाँ से ऐसे जेवर भेजे गए हैं। ये सब हिसाब किताब बहुत सी बहुएं लेकर के बैठ जाती हैं। तो वहाँ पे ना आप तुरंत ही एक निगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर लेती हैं अपने लिए। ये हिसाब किताब करने से आप ही बताओ वहाँ जाते जाते ही क्या हो जाएगा। ना तो आपके गहने जेवर अब बदलने वाले हैं, ना आपके कपड़े बदलने वाले हैं, ना वहाँ पे या यहाँ पे जो भी अच्छी बुरी बातें हुई हैं वो सब कुछ तुरंत से बदलने वाला है। अगर ये सब कुछ आपको बदलना भी है तो इसके लिए आपको एक वक्त देना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपको जाते जाते ये सब बातें नहीं कहनी है वहाँ पर। आप थोड़े वक्त तक सब्र रखिए, साल भर एटलीस्ट आप सब्र रखिए। उसके बाद अगर आपको कुछ बुरा लगा भी है तो वो बातें आप अपने हस्बैंड से बोल सकती हैं, अपने ससुराल में जो भी आपकी सासू माँ है या जो भी है जिससे आप क्लोज फील करती हैं उसको कह सकती हैं। पर जाते जाते ये सब बातें आपको बिल्कुल नहीं कहनी है। एक वक्त के बाद आप ये चीज़ें बोलिएगा ना तो शायद सबको समझ भी आए, पर जाते जाते आपकी बातें किसी को भी अच्छी ऐसी बातें नहीं लगेगी और उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है कि जाते जाते आपको हिसाब किताब की डायरी तो बिल्कुल नहीं खोलनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप तो अपने हिसाब किताब की डायरी क्लोज रखेंगी ही, लेकिन हो सकता हो आपके ससुराल वाले आपको कुछ बातें ऐसी बोले। आपके यहाँ से गया हुआ कोई सामान, आपके यहाँ का कोई रीति रिवाज या किसी की कही हुई कोई बातें आपके ससुराल वालों को बहुत नागवार गुजरी हो सकता हो और वो लोग इतना सब्र का परिचय ना दे पाएँ और आपके वहाँ पहुँचते पहुँचते ही आपसे ये बातें बोल दे कि भाई आपके यहाँ से ये चीज़ खराब आई, ये चीज़ गलत आई, ये इस रंग की अशुभ आई या फिर उस रंग की आनी चाहिए थी या ये रस्म ऐसे होनी चाहिए थी। हो सकता हो वो लोग इतना सब्र ना दिखाएं और आपसे तुरंत ही ये बातें बोले और आप तो बड़े सब्र के साथ बैठी हैं, अपने दिल में बहुत सारे घाव छुपाए। तो लेकिन आपको वहाँ भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आपके ससुराल वाले आपको कुछ कहते हैं तो भी आपको सुन लेना है। यहाँ पे आपको बस उसी कहावत को चरितार्थ कर देना है कि कान को बहरा कर लीजिएगा और आँखों को गहरा कर लीजिएगा। आँख के सामने भी कोई बुराई अगर आप सुनते हैं अपने मायके की या अपने मायके में हुई चीज़ों की तो उस वक्त आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप रिएक्ट करके वही बात है आप अपने लिए चीज़ों को निगेटिव कर लेंगे। आपको अगर कुछ रिएक्शन देना भी है तो सब्र के साथ साल भर बाद चीज़ों को बोलिए। पहले अपने हस्बैंड को बोलिए, फिर उसके बाद ससुराल में जिससे आप सबसे क्लोजेस्ट हैं, अपनी सास से, अपनी ननद से, उनसे बोलिए। तो शायद उस उतने पीरियड के बाद वो उस बातों को आपके समझेंगी कि हाँ ठीक है, सही कह रही है, ये चीज़ें हमसे शायद गलतियाँ हुई हैं जो कि हमसे नहीं होनी चाहिए थी। तो और उस वक्त पे ना आप उन चीज़ों को शायद सुधार भी सकती हैं अपने लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके। तो अगर आपने तुरंत सब कुछ रिएक्ट कर दिया तो आप अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी। तो इस तरह से आपको चालाकी से रहना है। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए और यही सब चीज़ें हैं ना जो एक चालाक बहू की निशानी है। और इसी तरीके से आप अपने ससुराल में सबको राइट टाइम रख सकती हैं। राइट टाइम यानी कि आपके हिसाब से लोग चले। जब आप लोगों के हिसाब से चलिएगा तो लोग भी आपके हिसाब से चलेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ससुराल में आपको कोई भी छोटा मिलता है या बड़ा मिलता है तो कभी भी आपको किसी को नाम से नहीं बुलाना है। एक चालाक बहू की यही निशानी है कि आप अपने ससुराल में हर एक व्यक्ति को बहुत प्यार से और बड़े सम्मान के साथ बुलाएं। अगर आपके ससुराल में कोई छोटा भी हो तो भी आप उस छोटे बच्चे को भी, इवन छोटा तो रिश्ते में छोटा तो छोड़िए ही आप, अगर कोई बच्चा भी है ना तो भी आपको उसको नाम से नहीं बुलाना है। भले हो सकता हो आप रिश्ते में उसकी मामी लगती हो, आप उसकी चाची लगती हो, आप उसकी ताई लगती हो, आप कुछ भी लगती हो, लेकिन छोटे बच्चे को भी आपको नाम से नहीं बुलाना है। मतलब कि आप उसका डायरेक्ट नाम लेके मत बुलाइए, आपको उस बच्चे को भी आप कह के ही बुलाना है। यही है एक संस्कारी और एक चालाक बहू की पहचान। ठीक है, अगर आप चालाक हैं तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगी। आपको बच्चे को भी बड़े प्यार से आप कह के ही बोलना है। अगर आपके देवर लोग हैं तो आप उनको भैया बोल सकती हैं। देवर के मैटर में आपके जेठ हैं अगर, तो आप ऑब्वियसली है आपको उनको भैया ही बोलना है, जेठ जी बोलना है, इस तरह से आप बोल सकती हैं। और अगर छोटे देवर हैं तो वहाँ पे भी आप उनको डायरेक्ट नाम लेने के जहाँ भैया बोल सकती हैं या उनके नाम के आगे भैया लगा के उनका संबोधन कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकती हैं। और अगर आपकी ननद हैं, बड़ी ननद हैं, तो आपको उनको दीदी बोलना चाहिए। छोटी नंद हैं तो छोटी नंद को भी आपको नाम से नहीं बुलाना चाहिए। छोटी नंद को आप जी लगा के बोल सकती हैं, जैसे कि नेहा जी आप बोल सकती हैं, या फिर उनके नाम के आगे बेबी लगा के बोल सकती हैं, नेहा बेबी बोल सकती हैं। या आपके बहुत सारे जगहों पे लोकल लैंग्वेज में बहनी बोला जाता है, आप बहनी बोल सकती हैं, जीजी बोल सकती हैं। हमारे यहाँ पे मेरी बड़ी भाभियाँ हम लोग को बेबी बोलती हैं। तो आप लोग भी अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, अपनी छोटी नंदों के नाम के आगे बहनी, जी, बेबी इस तरीके के संबोधन लगा के बोल सकती हैं। और देवरों को आप भैया करके बोल सकती हैं। जेठ तो आपके जेठ हैं ही, जेठानी आपके जेठानी हैं ही, इन लोग को तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोलना ही है। और सास ननद वगैरह के बारे में तो मुझे नहीं लगता है आपको बताने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट भी मेरे लास्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है कि आपको कभी भी ससुराल में तर्क में नहीं पड़ना है। मतलब कि कभी भी कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने छिड़ता है जहां आप सुन रही हैं, समझ रही हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है, तो भी आपको वहां पे जाते ही जाते, एक तरफ आप ससुराल पहुंची हैं, अभी महीने 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और वहां पे आप अपना ज्ञान दिखाने लगी कि मैं तो बहुत रैशनल हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत समझदार हूँ, और आप वहाँ उसमें घुस गई, तर्क में घुस गई। मतलब कि आप वहाँ आर्ग्यूमेंट करने लगी। तो आपको आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको तर्क में जाना ही नहीं है। अगर वहाँ सब लोग बोल रहे हैं दिन को रात बोल रहे हैं तो आप बोल दीजिए हाँ रात ही हो रही है, और रात को दिन बोल रहे हैं तो बोल दीजिए दिन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत सारी कंट्रोवर्सी से क्योंकि बच जाइएगा, और लोगों को लगेगा कि आप उन लोगों के हिसाब से रह रही हैं। तो जब आप सभी को ससुराल में ऐसा लगेगा कि आप सबके हिसाब से रह रही हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे आपके हिसाब से रहने लगेंगे। उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होने लगेगा और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी से दबना है, किसी से दबने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने का भी ना एक समय और अवसर होता है। आपको अभी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं शादी करके आप गई हैं, पूरे सारे मतलब आपका पूरा परिवार इकट्ठा है, गेस्ट इकट्ठे हैं, और अगर आप वहाँ पे चीज़ों में तर्क में जाने लगती हैं कि नहीं नहीं ये रस्म ऐसे होती है, नहीं नहीं वो रिवाज ऐसे होता है, नहीं नहीं हमारे यहाँ ये चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, ऐसे नहीं वैसे, तो आपको ये सब डिस्कशन नहीं करना है उस टाइम पे। एटलीस्ट नहीं जब आप जाइएगा, छोड़ दीजिए। गलत कोई कह रहा है, गलत करनी है आपको, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए पूरी लाइफ है, जाते जाते आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त पे आपकी बात कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हैं और बाकी सारे लोग पुराने हैं। तो आपको पहले खुद को उनके हिसाब से बनाना है, फिर उसके बाद लोग अपने आप ही आपके हिसाब से बनने लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो वहाँ की मालकिन आप ही हैं। तो अपने इस मालकिन बनने के सफ़र को अगर आपको आसान बनाना है तो आप मेरी इन चालाकी भरी टिप्स को फॉलो करके आसानी से उस घर की मालकिन बन सकती हैं। लेकिन अगर आप जाते जाते ही लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की तो आपका ये मालकिन बनने का सफ़र बड़ा ही कठिन हो जाएगा। आपको फिर ना पूरे टाइम लड़ना ही पड़ेगा, आपको लड़ते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब एक बार आपके लिए निगेटिव एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हो गया ना, तो आप कितनी भी सही बात बोलिएगा, लोगों के दिमाग में आपकी वो निगेटिव छवि ही पहले उभर के आएगी। आपकी सही बातें भी ना लोगों
को बुरी लगेंगी। तो आपको खुद को सही नहीं सिद्ध करना है, आपको पहले सबके दिल में जगह बनानी है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो कि आपको जाते जाते ससुराल में फॉलो करना है, कि अगर आपके रूम में कोई आता है तो आपको तुरंत उठ के बैठ जाना है। अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता हो कि शादी करके जब आप जाइए तो आपको अपना प्राइवेट रूम दिया जाए। बहुत सारी बहुओं को शादी करके जाते ही उनको प्राइवेट रूम दिया जाता है। एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि शादी करके जाते ही आपको प्राइवेट रूम नहीं दिया जाता है, आपको एक कॉमन रूम दिया जाता है जहां आपके बहुत सारे गेस्ट रहते हैं। आपके ससुराल के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट रूम भी मिला है तो भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपके रूम में कोई आया है आपसे बड़ा और आप मज़े से चादर टान के सोए हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बहुओं को ऐसा करते देखा है। इसलिए मुझे लगा कि ये पॉइंट भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए। ये भी आपके इंप्रेशन को बहुत निगेटिव बनाता है कि आप ससुराल में नई नई गई हैं और आप तो सोच रहे हैं कि मुझे अपना प्राइवेट रूम मिला है, इसलिए मुझे क्या, कोई भी आए कोई भी जाए, मैं तो अपना सोई रहूँगी। या फिर बहुत से लोग तो इवन जागते हुए भी मोबाइल चला रहे हैं लेकिन चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे कर लेती हैं लड़कियाँ। तो ये बहुत ही गलत और गंदी बात है। मैं तो यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप सोचिए, आपके घर में आपकी अपनी दादी आए, नानी आए और आपके रूम में घुसे तो क्या आप लेटे रहिएगा? मतलब मैं तो नहीं लेट सकती हूँ। बड़े को देख करके ना ऐसा लगता है नीचे कोई स्प्रिंग लगी है, अपने आप ही मैं तो उछल के खड़ी हो जाती हूँ। तो अगर आप भी अपने ससुराल में गई हैं, अभी आपको 1 या 2 दिन ही हुए हैं या इवन महीने भर भी हो गए हैं, यार मैं तो कहूँगी महीने भर भी हो गए, साल भर भी हो गए, तो अगर आपसे बड़ा कोई आपके रूम में घुस रहा है तो वहाँ पे मुझे लगता है आप बिस्तर से, अगर आप सोई भी हुई, मतलब नींद में है तो अलग बात है, बट अगर आप जग रही हैं तो आपको एटलीस्ट उठ करके बैठ जाना चाहिए वहाँ पे। ये नहीं कि आप अपना मोबाइल चला रही हैं और लेटी हुई हैं, जिसको जो करना हो करो। ये वाला एटीट्यूड बहुत ही गंदा और घटिया एटीट्यूड है मेरे हिसाब से। तो आपको अगर कोई बड़ा आपके रूम में इंटर कर रहा है तो आपको तुरंत उठ करके बैठ जाना चाहिए। और अगर वो कुछ ढूंढ रहा है तो उससे आपको पूछना चाहिए कि क्या ज़रूरत है, आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ ढूंढ दूँ, कुछ कर दूँ। आपको अपनी तरफ से उनसे पूछ लेना चाहिए। और अगर आपको एक कॉमन रूम में रोका गया है तो फिर वहाँ पे तो आपको और भी सजग रहना है। जब तक कि उस रूम में आपके सभी बड़े बुजुर्ग खाना नहीं खा लेते हैं, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप नई दुल्हन हैं, आपको सर्व करके अगर थाली अलग से आई है तो आप वहाँ खा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही डिमांड कर देनी है कि हमको भूख लगी है, खाना चाहिए। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको सर्व करके दिया जाता है तो आप खा लीजिए। वहाँ पे भी आप एक बार पूछ लीजिए कि बाकी सब ने खाया है या नहीं खाया है। और इसके अलावा आपको सोना नहीं है। जब तक कि उस रूम में सभी लोग सो नहीं जाते हैं तब तक आपको सोना भी नहीं है। ये चीज़ पर्सनली मैंने की थी, जिसका मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ा था। जब मैं अपने ससुराल में आई थी तो मुझे एक कॉमन रूम में रोका गया था जहाँ पे मेरी बुआ सास लोग थी, मेरी सास थी और बहुत सारे लोग थे। और मेरी शादी वाले ही दिन अचानक से सबका प्रोग्राम कहीं बाहर जाने का बन गया था। मेरी एक्चुअली एक बुआ सास नहीं आई थी तो उनकी एनिवर्सरी थी, तो सबका प्रोग्राम बना कि उनके यहाँ दिल्ली जाया जाए। तो उस दिन, जिस दिन मैं शादी करके आई थी, उस दिन तो नहीं कहूँगी, मैं रात में पहुँची थी उसके अगले दिन। तो पूरा परिवार जो है जाने के लिए वहाँ रेडी होने लगा और मतलब कोई सोया नहीं उस दिन। 4 बजे भोर में सब फटाफट रेडी होके अपना बैग पैक करके गए। तो मैं काफ़ी थकी थी, उसके बाद भी मैं 4 बजे भोर तक, जब तक कि सारे लोग चले नहीं गए, मैं नहीं सोई। और सब लोग मुझे कहते रहे तुम सो जाओ बेटा, सो जाओ बेटा, तुम थकी होगी, पर मैं नहीं सोई। जब सभी लोग चले गए और जो लोग रुके थे वो भी अपने रेस्ट मोड में जब आ गए, अपने अपने बेड में लेट गए, तभी मैं सोई थी, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन सभी लोगों के ऊपर पड़ा। सबने मेरी बहुत तारीफ़ की इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि सभी बहुओं को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये इसमें मुझे लगता है ये समझाने और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा देखा है बहुत सी लड़कियों को करते, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया। सो गाइस, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं।
और बताने को तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं और बातें करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप उस पार्ट को भी, सेकंड पार्ट को भी इस वीडियो की ज़रूर वॉच करिएगा। फ़िलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।